हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का कृषि विज्ञान पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 4 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है उर्वरकों के प्रकार एवं मृदा परीक्षण। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस अभ्यास देखेंगे, ठीक है। इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न पहला है, वजन के आधार पर वायुमंडल में प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ग नंबर 78, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। अमोनियम सल्फेट में प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है ख नंबर 20। अगला देखते हैं। अगला 3 नंबर प्रश्न है, सिंगल सुपर फास्फेट में प्रतिशत फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। इसका ग नंबर सही है 16। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। म्यूरेट ऑफ पोटास में प्रतिशत पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है ग नंबर 60। अगला देखते हैं प्रश्न 5 नंबर। जटिल उर्वरक प्रकार के होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ख नंबर 3। अगला देखते हैं प्रश्न 6 नंबर। जैव उर्वरक मृदा में बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है क नंबर नाइट्रोजन। अगला देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। रिक्त स्थानों पर की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, मृदा वायु में वजन के आधार पर नाइट्रोजन की यहाँ पे रिक्त स्थान दिया गया है, प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे 79। अगला देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे 46। अगला देखते हैं तीसरा है प्रश्न, डाई कैल्शियम फास्फेट में फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे 32। अगला है प्रश्न 4 नंबर। पोटेशियम सल्फेट में पोटास की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे 48। अगला देखते हैं। अगला है मिश्रित उर्वरक होता है। तो रिक्त स्थान पे भर देंगे सस्ता। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर प्रश्न है, राइजोबियम बैक्टीरिया मृदा में स्थिर करता है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है 7 नंबर। मृदा परीक्षण उर्वरकता निर्धारण करने की एक विधि है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे रासायनिक। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। निम्नलिखित में स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेल कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने इसका सुमेल करके लिख दिया है सामने सामने, ठीक है। आप लोगों की किताब में दिया होगा इधर उधर, तो आप उसको सुमेल कीजिएगा जरूर, ठीक है। चलिए देखते हैं। कंपोस्ट, इसको आप लोग मिला देंगे कार्बनिक खाद में। अगला है डाई अमोनियम फास्फेट, इसको आप लोग मिला देंगे जटिल उर्वरक में। सूक्ष्म जीव कल्चर, इसको मिला देंगे जैव उर्वरक में। मृदा परीक्षण, इसको मिला देंगे उर्वरता निर्धारण, ठीक है। अगला है नाइट्रोजन स्थिर करने वाली गांठ, ठीक है, गांठें, इसको हम लोग मिला देंगे दलहनी फसलें में। सिंगल सुपर फास्फेट, इसको हम लोग मिला देंगे अकार्बनिक उर्वरक में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। निम्नलिखित कथनों में सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। जिसमें प्रश्न पहला है, यूरिया फास्फेटिक उर्वरक है, गलत। दूसरा है, नाइट्रोजन को कृषि की मास्टर कुंजी कहा जाता है, गलत है। तीसरा है, राक फास्फेट में 20 से 40% फास्फोरस पाया जाता है, सही है। अगला देखते हैं। फास्फोरस वायुमंडल में बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन की मृदा में स्थिर करने में सहायता करता है, सही है। प्रश्न 5वां देखते हैं। पोटास पौधों की जड़ों एवं तना को मजबूत बनाता है, ये जो है सही है। अगला देखते हैं। मृदा नमूना छायादार स्थानों से एकत्रित किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है गलत है। अगला देखते हैं प्रश्न 5 नंबर। खाद को परिभाषित कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं।
कार्बनिक पदार्थ जिससे पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति की जाती है खाद कहलाते हैं। खाद में पौधों के लिए सभी आवश्यक तत्व पाए जाते हैं। कंपोस्ट की खाद मल मूत्र व गोबर की सड़ी गली खाद, जैविक खाद तथा हरी खाद इसके अंतर्गत आती है। अगला देखते हैं प्रश्न 6 नंबर। नाइट्रोजन उर्वरक का वर्गीकरण कीजिए। इसका उत्तर है नाइट्रोजन उर्वरक का वर्गीकरण। चलिए देखते हैं। रासायनिक आधार पर नाइट्रोजन उर्वरक को निम्न वर्गों में बांटा गया है। आज चलिए देखते हैं कौन कौन वर्गों में बांटा गया है। पहला है नाइट्रेट उर्वरक, जिसमें सोडियम नाइट्रेट 16% नाइट्रोजन में होता है, ठीक है। और कैल्शियम नाइट्रेट 15% नाइट्रोजन। इसमें क्या होता है कि इन उर्वरकों का प्रयोग खड़ी फसल में छिड़काव के रूप में किया जाता है। चलिए दूसरा देखते हैं। अमोनियम उर्वरक, अमोनियम सल्फेट में 20% नाइट्रोजन होता है, ठीक है। और डाई अमोनियम फास्फेट में 18% नाइट्रोजन होता है। इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन अमोनियम रूप में मिलता है। इन उर्वरकों को मिट्टी में मिलाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं 3 नंबर। अमोनियम और नाइट्रेट उर्वरक। अमोनिया नाइट्रेट जिसमें 33.5% नाइट्रोजन होता है और अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में 26% नाइट्रोजन होता है। इसमें क्या होता है कि इन उर्वरकों को बुआई के समय खेत में मिलाया जाता है। अगला देखते हैं। अगला है नाइट्रोजन घोल, जिसमें अमोनिया यूरिया घोल आता है, ठीक है। ये 35% नाइट्रोजन होता है इसमें। अगला देखते हैं एमाइड उर्वरक, जिसमें यूरिया 46% नाइट्रोजन रहता है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न 7 नंबर। मृदा में नाइट्रोजन की कमी का पौधों पर प्रभाव बताइए। इसका उत्तर है मृदा में नाइट्रोजन की कमी से पौधों की बढ़वार रुक जाती है, पौधों की पत्तियां पीली हो जाती है, फल छोटे छोटे और कम हो जाते हैं और पकने से पहले ही गिर जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। फॉस्फेटिक उर्वरकों का वर्गीकरण कीजिए। इसका उत्तर है वर्गीकरण करते हैं। घुलनशीलता के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। आइए उन 3 वर्गों को देखते हैं। पहला है जल में घुलनशील। इन्हें अम्लीय व उदासीन मृदाओं में प्रयोग किया जाता है, जैसे सिंगल सुपर फास्फेट जिसमें 16% फास्फोरस होता है, मोनो अमोनियम फास्फेट जिसमें 48% फास्फोरस होता है। आइए अगला देखते हैं 2 नंबर। साइट्रेट घुलनशील। साइट्रिक अम्ल में घुलनशील व पानी में अघुलनशील होते हैं। इनका प्रयोग अम्लीय मृदाओं में होता है, ठीक है। जैसे में डाई कैल्शियम फास्फेट जिसमें 32% फास्फोरस होता है और बेसिक स्लैग जिसमें 15 से 25% फास्फोरस होता है। अगला देखते हैं अघुलनशील। ये उर्वरक साइट्रिक अम्ल और पानी में अघुलनशील होते हैं। इनका प्रयोग अधिक अम्लीय मृदाओं में किया जाता है, जैसे रॉक फास्फेट जिसमें 20 से 40% फास्फोरस होता है और हड्डी का चूरा जिसमें 20 से 25% फास्फोरस होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। पोटास का पौधों पर क्या प्रभाव होता है। जो पोटास का पौधों पर क्या प्रभाव होता है, आइए देखते हैं। पोटास पौधों की वृद्धि और फलों की चमक को बढ़ाता है, पौधों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है, यह तना तथा जड़ों को मजबूत बनाता है, जिससे हवा तथा पानी के कुप्रभाव से फसलें गिर नहीं पाती। आगे देखते हैं। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की अधिकता को संतुलित करता है। पोटास की कमी से फसलें देर तक पकती हैं और दानों, फलों एवं बीजों का उत्पादन घट जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। मृदा परीक्षण क्यों करना चाहिए। इसका उत्तर है मृदा परीक्षण की आवश्यकता मृदा फसल उगाने योग्य है या नहीं, यह जानने के लिए मृदा परीक्षण कराया जाता है। मृदा परीक्षण के निम्न उद्देश्य हैं। आइए उन उद्देश्यों को देखते हैं। पहला है मृदा से सुलभ पोषक तत्वों का सही निर्धारण। दूसरा है
फसलों की दृष्टि से तत्वों की कमी का आकलन। तीसरा है ऊसर ऊपर एवं अम्लीय, ठीक है, ऊसर एवं अम्लीय मृदाओं में सुधारकों की मात्रा का निर्धारण। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। जैव उर्वरक क्या है? इसका उत्तर है जैव उर्वरक सूक्ष्म कल्चर होते हैं जो मृदा में नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कुछ जीव फास्फोरस बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो कुछ कार्बनिक पदार्थ को शीघ्र सड़ाने के लिए किए जाते हैं। जैव उर्वरक बहुत सस्ते होते हैं, इनका प्रयोग बहुत आसान होता है और इनके प्रयोग में 50 से 80% प्रति हेक्टेयर खर्च आता है। अगला देखते हैं प्रश्न 12 नंबर। नाइट्रोजन उर्वरक का वर्गीकरण करके पौधों के लिए इनका महत्व लिखिए। तो इसका उत्तर है नाइट्रोजन उर्वरक का वर्गीकरण। नाइट्रोजन उर्वरक का वर्गीकरण रासायनिक आधार पर नाइट्रोजन उर्वरकों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। चलिए उन वर्गों को देखते हैं। पहला है नाइट्रेट उर्वरक, जिसमें सोडियम नाइट्रेट आता है 16% नाइट्रोजन और कैल्शियम नाइट्रेट जिसमें 15% नाइट्रोजन होता है। इन उर्वरकों का प्रयोग खड़ी फसलों में छिड़काव के रूप में किया जाता है। अगला है अमोनियम उर्वरक। अमोनियम सल्फेट 20% नाइट्रोजन, डाई अमोनियम सल्फेट जिसमें 18% नाइट्रोजन नाइट्रोजन अमोनियम रूप में मिलता है। इन उर्वरकों को मिट्टी में मिलाया जाता है। अगला देखते हैं 3 नंबर अमोनियम और नाइट्रेट उर्वरक। पहला है अमोनियम नाइट्रेट जिसमें 33.5% नाइट्रोजन और दूसरा है अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट जिसमें 26% नाइट्रोजन। इसी में देखते हैं इन उर्वरकों को बुआई के समय खेत में मिलाया जाता है। अगला देखते हैं। अगला है 4 नंबर नाइट्रोजन घोल। अमोनिया यूरिया घोल 35% नाइट्रोजन। एमाइड उर्वरक जिसमें यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। अगला देखते हैं पौधों के लिए नाइट्रोजन का महत्व, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया था। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। यह पौधों की वृद्धि में सहायता करता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ता है, ठीक है, बढ़ाता है, अनाजों के उत्पादन एवं प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि करता है। अगला देखते हैं 13 नंबर फास्फेटिक उर्वरकों का वर्गीकरण कीजिए एवं फास्फोरस का पौधों पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। फास्फेटिक उर्वरकों का वर्गीकरण घुलनशीलता के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं उन तीनों वर्गों को। पहला है जल में घुलनशील, इन्हें अम्लीय व उदासीन मृदाओं में प्रयोग किया जाता है। पहला है सिंगल सुपर फास्फेट जिसमें 16% फास्फोरस होता है। दूसरा है मोनो अमोनियम फास्फेट जिसमें 48% फास्फोरस होता है। दूसरा है साइट्रिक घुलनशील जिसमें साइट्रिक अम्ल दूसरा है साइट्रेट, ठीक है, दूसरा है साइट्रेट घुलनशील जिसमें साइट्रिक अम्ल में घुलनशील व पानी में अघुलनशील होते हैं। इनका प्रयोग अम्लीय मृदाओं में होता है, जिसमें पहला है डाई कैल्शियम फास्फेट जिसमें 32% फास्फोरस होता है। दूसरा है बेसिक स्लैग जिसमें 15 से 25% फास्फोरस होता है। अगला देखते हैं 3 नंबर अघुलनशील। ये उर्वरक साइट्रिक अम्ल और पानी में अघुलनशील होते हैं। इनका प्रयोग अधिक अम्लीय मृदाओं में किया जाता है, जिसमें पहला है रॉक फास्फेट जिसमें 20 से 40% फास्फोरस होता है और हड्डी का चूड़ा में 20 से 25 फास्फोरस होता है, ठीक है। अगला देखते हैं फास्फोरस का पौधों पर प्रभाव, क्योंकि प्रश्न में किया गया था। तो चलिए देखते हैं। फास्फोरस के कारण पौधों की वृद्धि अच्छी और शीघ्रता से होती है। फास्फोरस राइजोबियम बैक्टीरिया की वृद्धि करके फलीदार फसलों द्वारा वायुमंडल से नाइट्रोजन की मृदा में स्थिर करने में सहायता करता है। दाने की गुणवत्ता बढ़ाता है, नाइट्रोजन की विषालुता कम करता है, ठीक है। पौधों में फूल एवं दाने लगने में सहायता करता है। फसलों में बीमारियां कम लगती हैं। पौधों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर
पोटेशियम उर्वरकों का वर्गीकरण करते हुए पोटास के महत्व का वर्णन कीजिए। चलिए इसका वर्गीकरण देखते हैं। पोटेशियम उर्वरकों का वर्गीकरण। इन उर्वरकों को दो समूहों में बांटा गया है। पहला, पोटेशियम उर्वरक जिनमें क्लोराइड लवण होते हैं। मुख्य उर्वरक म्यूरेट ऑफ पोटाश या पोटेशियम क्लोराइड है, जिसमें 60% पोटाश पाया जाता है। सस्ता होने के कारण किसान इसका अधिक प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा है पोटेशियम उर्वरकों जिनमें क्लोराइड लवण नहीं होते। इस समूह को मुख्य उर्वरक पोटेशियम सल्फेट है, ठीक है, जिसमें 48 से 52% पोटास पाया जाता है। इसे सल्फेट ऑफ पोटास भी कहते हैं। आलू, टमाटर, तंबाकू, चुकंदर फसलों में लाभकारी है। अगला इसी में देखते हैं, ठीक है। अगला इसमें पोटास का महत्व, क्योंकि प्रश्न में किया गया था कि पोटास का हमें महत्व बताना है, तो चलिए इसका महत्व बताते हैं। पोटास पौधों की वृद्धि और फलों की चमक को बढ़ाता है। पौधों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। यह तना तथा जड़ों को मजबूत बनाता है, जिससे हवा तथा पानी के कुप्रभाव से फसलें गिर नहीं पाती। आगे देखते हैं। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की अधिकता को संतुलित करता है। पोटास की कमी से फसलें देर से पकती है और दानों, फलों एवं बीजों का उत्पादन घट जाता है। प्रश्न 15 नंबर देखते हैं। जैव उर्वरक का वर्गीकरण कीजिए तथा जैव उर्वरक के प्रयोग करने की विधि का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है जैव उर्वरक का वर्गीकरण। इन्हें निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो चलिए 3 वर्गों को देखते हैं। पहला है नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जैव उर्वरक। दूसरा, फास्फोरस घुलनशील बनाने वाले जैव उर्वरक। तीसरा है कार्बनिक पदार्थ सड़ाने वाले जैव उर्वरक। तो चलिए पहला देखते हैं, नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जैव उर्वरक। जब जैव उर्वरक मृदा में मिलाया जाता है तो सूक्ष्म जीवों द्वारा मृदा में स्थिर किए गए नाइट्रोजन में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। प्रयोग किए जाने वाले जैव उर्वरक निम्न हैं। तो आइए उन जैव उर्वरकों को देखते हैं। पहला है राइजोबियम कल्चर। दूसरा एजोटोबैक्टर कल्चर। तीसरा नीली हरी शैवाल कल्चर, ठीक है। चौथा देखते हैं। चौथा है फास्फोबैक्टीरियन कल्चर, जिसमें राइजोबियम कल्चर दलहनी फसलों में तथा एजोटोबैक्टर कल्चर धान, कपास, ज्वार, सरसों, सब्जी, गेहूं, जौ आदि में किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा, जैव उर्वरक प्रयोग विधि, क्योंकि प्रयोग विधि भी इसमें प्रश्न में किया गया था। राइजोबियम कल्चर के लिए 100 से 200 ग्राम गुड़ को 1 लीटर पानी में गर्म करके घोल बना लेते हैं। 200 ग्राम कल्चर घोल में मिलाते हैं। इस मिश्रण को 1 हेक्टेयर में बोने वाले बीज में मिलाते हैं। बीज को छाया में सुखाकर बो देते हैं। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। मिश्रित उर्वरक से आप क्या समझते हैं? मिश्रित उर्वरक से लाभ एवं हानियों को समझाइए। इसका उत्तर है 2 या 2 से अधिक उर्वरकों के मिश्रण को मिश्रित उर्वरक कहते हैं। मिश्रित उर्वरक 3 मानक ग्रेड में होते हैं। पहला है कम मानक। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास की कम प्रतिशत मात्रा होती है। प्रतिशत योग 14 से कम होता है, जैसे 2 से 8 से 2 या 2 से 4 से 6 ग्रेड। अगला देखते हैं। दूसरा है मध्यम मानक। इसमें 3 का योग 15 से 25 तक होता है। तीसरा है उच्च मानक। इसमें तीनों का योग 25 से अधिक होता है। चलिए लाभ देखते हैं। मिश्रित उर्वरक सस्ता होता है। दूसरा, इनसे पैदावार बढ़ जाती है। तीसरा, किसान सरलता से प्रयोग कर सकते हैं। चौथा है इसे सुगमता से रखा जा सकता है। चलिए इसका हानि भी देख लेते हैं। पहला है जब मृदा में 1 या 2 तत्वों की कमी हो तो
प्रयोग लाभकारी नहीं होता। दूसरा, इसमें एक तत्व की अधिकता जबकि दूसरे तत्व की कमी होती है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। जैव उर्वरक के लाभ लिखिए। इसका उत्तर है जैव उर्वरक सूक्ष्म जीव कल्चर होते हैं जो प्रायः मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैव उर्वरक का प्रयोग करके फसलों के लिए आवश्यक नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा को बहुत कम किया जा सकता है। चलिए देखते हैं जैव उर्वरक के लाभ। पहला है जैव उर्वरक से भूमि की उर्वरकता बढ़ती है। दूसरा है वायुमंडल नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होता है। तीसरा है जैव पदार्थों को तीव्रता से सड़ाने में सहायक होता है। चौथा है भूमि की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। और पांचवा है फसलों की उपज बढ़ाने में सहायक होता है। छठवा है पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।